नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। राजनीतिक उठापटक के बीच एक ऐसी तस्वीर बुधवार को सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये तस्वीर थी सिंधिया परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर इसलिए भी खास थी, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन भी मोदी के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इसे सौजन्य भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मतलब ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। ग्वालियर चंबल में हलचल तेज हो गई है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिंधिया अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी में है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत में खास रुतबा रखने वाला सिंधिया परिवार बीजेपी में अपनी अलग पहचान रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सिंधिया परिवार के सदस्य राजनीति में अच्छे मुकाम पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब उनके बेटे महाआर्यमान भी सियासत में उतरने के लिए तैयार है और इस बात पर मोहर तब और लग जाती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। मुलाकात की ये तस्वीर जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की, मानो सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया की मोदी से मुलाकात अब आम बात है, लेकिन पहली बार सपरिवार प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा उनके बेटे महाआर्यमान सिंधिया और पीएम मोदी के करीब दिख रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया की हो रही है। लोगों के मन में सवाल है, क्या महाआर्यमान सिंधिया की एंट्री राजनीति में हो रही है? इसके संकेत पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इसकी चर्चा जोरों पर है। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से परिचित नहीं है, वे इस तरह के कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संस्कारों का दल है, जिसमें इस मुलाकात को सिर्फ आत्मीयता और पारिवारिक दायरे में ही देखा जाना चाहिए। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। महाआर्यमान सिंधिया ज्योतिरादित्य के एक लौते बेटे हैं। वे पिता के चुनावी क्षेत्र में भी नजर आते रहते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान उन्होंने शिवपुरी में पहली बार पब्लिक रैली की थी। पिछली बार महाआर्यमान ने अपने जन्मदिन पर समर्थकों के साथ तलवार से केक काटा था। पहली बार सार्वजनिक रूप से बर्थडे मनाकर उन्होंने विरोधियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब महाआर्यमान ग्वालियर चंबल में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाआर्यमान सिंधिया की राजनीति में जल्द ही एंट्री होने वाली है। सिंधिया परिवार को करीब से जानने वालों का कहना है कि एक तरीके से उनकी सियासी लॉन्चिंग हो गई है। सिर्फ उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी महाआर्यमान कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद महाआर्यमान एक अच्छी भूमिका में हो। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महाआर्यमान गुना और शिवपुरी या फिर ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तब संभव होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनका राज्यसभा का अभी लंबा कार्यकाल बचा हुआ है। वहीं पीएम से मुलाकात के इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने परिवारवाद को लेकर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद की बातें सब करते हैं और सब अपने अपने बच्चों को सेट करने के काम में लगे हुए हैं। चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे जो है धूमल जी हों, चाहे पटवा जी हों, चाहे कैलाश जोशी हों, सब अपने अपने बच्चों की सेटिंग करने में लगे हुए हैं। अब एक नया नाम जो है मध्य प्रदेश में महाआर्यमन सिंधिया का सामने आ रहा है और मोदी जी से अब मुलाकात हो गई है, बैटिंग चालू हो जाएगी। परिवारवाद को गाली देंगे और परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। कथनी और करनी का अंतर है। पिछले दिनों परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने भी कहा था
उनकी पार्टी नेताओं के पुत्रों को हमने चुनाव में टिकट नहीं देने दिया। इसके बाद से एमपी में बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन इतना है कि महाआर्यमान की सियासत में एंट्री कई और नेता पुत्रों का भाग्य खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सीके नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी में। और आमतौर पर हम बहुत सारे नेता, केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें देखते हैं प्रधानमंत्री के साथ, कुछ परिवारों के साथ भी देखते हैं, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री की अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी भी है, बेटा भी है, माताजी भी हैं, और ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में जब कयास लग रहे हैं कि बेटा शायद राजनीति में आएगा, तो आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं फ्रेम दर फ्रेम? फ्रेम दर फ्रेम अगर देखा जाए तो मुझे एक बात को लेकर ताज्जुब हुआ कि माधवी राजे भी आ गई, जिनसे मैं अपेक्षा नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये तो करीब करीब स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब उनको अपना भविष्य जो है वो जिस पार्टी में दिखाई दे रहा है वहां उसको वो उज्जवल करने में लगे। और ये पहली शुरुआत की बात है अभी। और बात सही है कि मोदी जी अब ये कह रहे थे कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा ना देने के लिए मैं रिश्तेदारों को टिकट नहीं दूंगा। तो ऐसी कितनी बातें वो करते हो कि उनको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये भी एक बात है। हर बात जो कहते हैं उसके दो सेट्स होते हैं। एक सेट वो उन लोगों के लिए होता है जिनको वो पे लागू करना चाहते हैं, और दूसरा होता है जिनसे वो फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए वो एक खास बात मुझे जो महसूस होती रही है पहले से भी, और वो ये है कि बीजेपी ने अपने नेता कितने तैयार किए और कितने दूसरी पार्टियों से अगर लिए, उसकी अगर फहरिस्त बनाई जाए तो अब ऐसा लगेगा कि बीजेपी में 2/3 मेजोरिटी तो बाहर वालों की है। क्योंकि देखिए एक चीज होती थी पहले ये एक किस्म की पाबंदी सी लगी होती थी कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो होम ग्रोन लीडरशिप तैयार करना चाहता था, घर में अपने मतलब परिवार में तैयार किए हुए नेताओं को आगे लाना चाहता था। उनकी उत्कृष्टता, उनकी गुणवत्ता कितनी है इसको देखते हुए शायद अब ये महसूस किया जाने लगा कि भाई बाहर से बुलाने में ही फायदा है। अब तो चीफ मिनिस्टर भी वो लोग बनने लगे जो बाहर की पार्टियों से आते रहे। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा भी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ गया था कि जब तक आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं है तो आप किसी एक चेहरे के सामने वो करिश्मा कर नहीं सकते, क्योंकि करिश्मा ही तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। लेकिन हमने तब देखा कि पूर्वोत्तर की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ ऐसी प्रभावी उपस्थिति हुई नहीं। लेकिन हमने देखा कि जब आप हेमंत विश्व शर्मा को लाते हैं तो आसाम में आप सरकार बना लेते हैं बिना गठबंधन के। आप जब बीरेन सिंह को लाते हैं तो आप मणिपुर जैसी जगह में आप सरकार बना लेते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी को लाते हैं तो पश्चिम बंगाल में आप नंबर 2 की पार्टी बन जाते हैं। तो शायद यही एक कारण है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो अपनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं समझ पा रही है या जिनका उपयोग नहीं कर पा रही है, तो बीजेपी उनको ला रही है, लेकिन वो नए नए नेता तलाश के वो बनाती भी जा रही है। क्योंकि हमने कई सारे उत्तर प्रदेश में लोग देखें जो उन्होंने नए लीडरशिप को लेकर आए और अपनी लीडरशिप को उनको बनाया और पहली बार में उनको मंत्री भी बनाया। असीम अरुण इसका उदाहरण है, AK शर्मा इसका उदाहरण है, राजेश्वर सिंह इसका उदाहरण है। और युवा पौध में भी हम देख रहे हैं कि भले प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ते हैं यूपी में, 2.25 लाख वोट से चुनाव जीतते हैं वो। एक वही बात दिलचस्प है, ये जो दोहरा पैमाना है जिसकी बात मैं कह रहा था कि भाई आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अपने ही चीफ मिनिस्टर्स को एक मरतबा टिकट देते हैं, एक मरतबा इसलिए नहीं देते हैं। हिमाचल की बात देखिए, धूमल साहब को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो परिवारवाद वाली बात हो रही थी या फिर वो उस पैमाने में नहीं फिट हो पा रहे थे जो उन्होंने पार्टी के लिए तय किया था। लेकिन अगली बार आपने उसको खारिज कर दिया। तो हर बार ये होता रहा है कि जहां जहां आप जिस तरह के नियम कानून चाहिए वो सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं और उनको उसी हिसाब से लागू करते हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत ही मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ऐसी टेढ़ी बात नजर नहीं आती मुझे। एक राजनीतिक फैसला है, वो राजनीतिक ढंग से ही किया जाना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब बातें की जाती हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया भी इस तरह से आएगी। अभी तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई शाही की जो पगड़ी है वो मोदी जी के सामने रख दी गई है
और अगला भविष्य का जो फैसला है वो उन्हीं को करना है। हो सकता है कि माधवराव ज्योतिरादित्य चूंकि राज्यसभा के लिए अभी काफी 5 साल तक मेंबर बने रह सकते हैं, तो वहाँ आर्यमन को अभी कुछ न कुछ फैसला पॉलिटिकली करने के लिहाज से अगली टिकट के लिए भी कुछ गुंजाइश निकल आती है उसमें। ये सारी चीजें अभी तो देखी जा रही हैं। बहुत ही स्वाभाविक है कि ये सारे जो चेन रिएक्शन है वो देखी जाएगी और उसके बारे में बात की जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि जी बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि भाई इसमें कुछ ना देखा जाए, सौजन्य की मुलाकात थी। ऐसा हमेशा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा कुछ न कोई राजनीतिक तर्क तो होते ही होते हैं। बिल्कुल ये निश्चित बात तौर पर, क्योंकि जब शिवपाल यादव अगर योगी से मिलेंगे और उस समय जब उनको विधायक दल की बैठक में ना बुलाया जाए तो हम इसको सौजन्य भेंट नहीं कह सकते हैं। स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए, होता यह है कि दोनों पहलू दिखाई देते हैं आपको सिक्के के, और हमेशा ये महसूस होता है कि जो सामने वाला पहलू है वही सही है। एक बात और जरूर देखने को मिल रही है कि खासतौर से अब जो हो रहा है उसमें ये बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है मोदी जी के फैसलों का। अब खुद आरएसएस भी जो है उन पे मुहर लगाने लगा है, और ये महसूस होने लगा है कि भाई अब नई पीढ़ी आरएसएस की भी आगे आने वाली है। वो इस बात को का ध्यान रखते हुए काम करती है कि भाई अब जो लीडरशिप है उसको क्या सूट करता है, उसके लिए क्या उचित होगा, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसको देखते हुए फैसला किया जाए। तो ये बात जरूर जी है कि इसमें अभी हम लोग बहुत सारी लंबी बातें सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए अभी महाआर्यमन का आ जाना जो है वो अकेले इस बात को लेकर नहीं एक चर्चा का विषय बन सकता कि ज्योतिरादित्य की स्वीकार्यता बढ़ गई है बीजेपी में। इस बात को लेकर भी है कि इसमें फिर बीजेपी के जो ओरिजिनल मेंबर्स है उनका क्या हो। शिवराज सिंह जी का यहाँ से शुरुआत, तो बहुत सारी चीजें जो हैं तो ब्रजेश जी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन आप इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अब जो बचे हुए जो नेता थे कांग्रेस के, जो बीजेपी में आ गए थे या जो कांग्रेस में हैं, कि उनके लिए भी एक मैसेज है या एक तस्वीर को आप किस नज़रिए से देखें? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं और जिनके बच्चे राजनीति में आने के लिए छटपटा रहे हैं या जिनके कारण उनके पिताओं को राजनीतिक कुर्बानियाँ देना पड़ी हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो गौरीशंकर सेजवार हो, चाहे वो जयंत मलैया की बात करें या गोपाल भार्गव के बेटे की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, प्रभात झा ने प्रयास किया है, या नरोत्तम मिश्रा के बेटे कतार में हैं, तो उन सब के लिए तो तस्वीर एक सुखद खबर है। भले अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजनीति में आर्यमन आ रहे हैं। देखिए मनोज जी, आर्यमन को राजनीति में आना होगा और राजनीति में ही आएगा। वो परिवार हम जब देख रहे हैं कि उनकी माताजी से लेके पिताजी से राजनीति तो उनको करना ही है। ऐसे बिरले ही परिवार हैं जो राजनीति में आ गए हैं, राज परिवार से वो राजनीति छोड़ रहे हों। यदि हम अर्जुन सिंह के बेटे की बात करें, अजय सिंह की, वो राजनीति में, लेकिन उनका बेटा फिल्मों में चला गया, ये उसने तय किया। लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे ने तय किया कि उसको राजनीति में आना है, तो वो राजनीति में आएगा। महाआर्यमन राजनीति में कब आएंगे ये तय नहीं हुआ हो भले ही, लेकिन राजनीति में तो उनको आना है, ये सत्य है। और जिस तरह से वो कदम बढ़ा रहे हैं, आगे ना पीछे वो आएंगे, और किस तरीके से लॉन्चिंग होगी वो अलग बात। तस्वीर की बात कही, हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, और राजनीतिक फैसले भी राजनीति के हिसाब से होना चाहिए। जिस तरह से नायडू जी ने भी कहा है कि राजनीति में ये नहीं देखा जाता मनोज जी कि कौन किसका बेटा है, हमेशा लास्ट पोजीशन यही होती है कि जीत कौन सकता है। यही वजह होती है कि जीत के लिए वो हर आदमी पे मोहर लग जाती है, चाहे वो 75+ का फार्मूला हो। हमने देखा है कई राज्यों में, और वापस ले लिया बीजेपी ने। येदियुरप्पा सबसे बड़ा उदाहरण है, 77 साल की उम्र में उनको फिर से और ना वहां पे कोई ये चेहरा ना दाग कुछ नहीं देखा जा सकता है। यदि उनको लगता है येदियुरप्पा पे कितने आरोप लगे वो सरकार में ला सकते हैं, तो वो देखिए आप चीफ मिनिस्टर बने, भले ही बाद में विदाई हुई हो। तो ये राजनीति में नहीं होता। राजनीति में राजनीति के हिसाब से ही फैसले होते हैं, और उसका सबसे बड़ा पैमाना होता है जीत कैसे सकते हैं, सत्ता में कैसे आ सकते हैं। ये कोई भी राजनीतिक दल का है कि हमारी ये विचारधारा है, हम इन लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, या इनसे नहीं डिगेंगे। आप देखिए कितने अपराधियों को आप टिकट देते हो, कितने माफियाओं को टिकट देते हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो। आप उत्तर प्रदेश के चुनावों से देख सकते हैं। रही बात इस तस्वीर की, तो तस्वीर अपने नजरिए से देखता आदमी। आपने कहा कि वो भाजपा के नेता जो अपने बेटों के लिए कुर्बानी देख रहे हैं, उनके लिए तस्वीर बड़ा स्वप्न और एक तरह से सुखद होगी कि हाँ कि ये पूरी हो जाए ये तस्वीर, तो हमारा भी रास्ता खुल जाए। रास्ता खोलने के लिए है। लेकिन देखिए, सांसद के बारे में कहा उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मैंने किसी भी सांसद के बेटे को टिकट नहीं दिया। तो हमारे पास 10 उदाहरण हैं ऐसे
चाहे राजनाथ सिंह का बेटा हो, आपने मंत्री भले ही नहीं बना, चाहे आप देखिए कि इससे पहले की बात करें, हम परिवारवाद की बात करें, चाहे रमन सिंह का बेटा हो और चाहे अन्य किसी का बेटा हो, या सिंधिया परिवार की बात करें तो आप देखिए भूआ भतीजे दोनों एक ही दल में हैं। इससे पहले क्या, इससे पहले उनके परिवार को मंत्री है, एक केंद्रीय मंत्री, एक प्रदेश मंत्री और एक बुआ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, तो कुछ लोगों पर ये फार्मूले लागू नहीं होते। फार्मूले जो नायडू जी ने कहा है कि वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार उनको तोड़े जा सकते हैं। जो कमजोर होता है उसको टिकट नहीं देना, आपको जिनके टिकट काटना है उनके लिए 75+ का फार्मूला आ जाएगा, उनके लिए जो फार्मूले आ जाएंगे, गाइडलाइन आ जाएगी, उसके तहत हो जाएगा। यदि आपको किसी को तय करना है कि ये गाइडलाइन में फिट नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए दूसरे तर्क देने लगेंगे। तो जो रहा चेहरे की बात है कि यदि सिंधिया जी का बेटा आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये खुद सिंधिया परिवार ने तय कर रखा होगा मनोज जी। इसके लिए यदि वो मोदी जी के पास नहीं भी जाते तब भी उसको राजनीति में आना है, जब वो चाहेंगे तब आ सकता है वो, नहीं तो हमने सिंधिया परिवार में भी देखा कि दूसरी जगह चले जाएंगे आदमी, दूसरी पार्टी में कौन सब हाथों लेने को लिए तैयार है ना, भाजपा नहीं देगी तो कोई भी दे देगा टिकट। और एक और चीज हमने देखी सिंधिया परिवार में, जब वो उनके 5वें दशक पे पहुंचते हैं जीवन के, तब अपने बेटों की सियासी लॉन्चिंग वो कर देते हैं, भले वो चुनाव बाद में लड़े या पहले, लेकिन उसको राजनीति का ककहरा वो सिखाने लग जाते हैं। तो हमने महाआर्यमन के मामले में भी देखा, जिस तरह सिंधिया कांग्रेस छोड़कर आए, उनके ट्वीट उठाकर देख लीजिए, पूरे पॉलिटिकल ट्वीट थे और किस तरह से उन्होंने अपने पिताजी का समर्थन किया था। इससे पहले हम चुनाव अभियान की बात कर लें, चाहे सिंधिया के जो चुनावी क्षेत्र में बिल्कुल माँ बेटे दोनों सक्रिय रहते थे, वोट मांगने जाते थे, तो उनकी सियासत में तो सक्रियता है ही मनोज जी, अपने क्षेत्र तक सीमित है। गुना में भी हमने देखा कि भले हार गए हो, लेकिन हमने देखा था कि जो सिंधिया जी की पत्नी है उन्होंने 70-80 सभाएं ली, चौपालों पर जाती थी, गांव में लोगों के संग बैठ के खेतों में खाना खाती और थी। एक दौर था कि उस परिवार के लोग नहीं निकलते थे और चुनाव जीत जाते थे। लेकिन हमने माधवराव सिंधिया के जमाने से ही देखा कि किस तरह घर घर वोट मांगने के लिए जाने लगे हैं वो। तो बिल्कुल, क्योंकि एक समय तो जयभान सिंह पवैया ने लगभग उनको हराने की स्थिति में ले आए थे और तब पहली बार लोगों ने देखा था। इससे पहले आप देखिए कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे को ग्वालियर में सबसे रूबरू कराया था, बाकायदा भव्य आयोजन रखा था, पिछले कुछ दिन माह की बात है, बिल्कुल सबसे मुलाकात करवाई थी, परिचय करवाया था जो उनके समर्थक हैं। तो लॉन्चिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ वो लॉन्चिंग शुरू कर देते, तो उन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है। अब पार्टी कब टिकट देगी या नहीं देगी, या अभी इंतजार कराएगी, ये अलग बात है। लेकिन जिन लोगों को ये तस्वीर से कुछ अपने लिए सुखद दिख रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनके मन में ये आस है या मन में उम्मीद पाल रहे होंगे या स्वप्न देख रहे होंगे कि सिंधिया के बेटे को टिकट मिल ही जाना चाहिए बीजेपी से, ताकि हम भी जोर लगा सकें, चाहे वो गोपाल भार्गव हों, चाहे हम उनकी बात करें, मिश्रा जी की बात करें, चाहे मिश्रा की बात करें, प्रभात झा की बात करें, चाहे हम नंद कुमार सिंह की बेटे को जो टिकट नहीं दिया उनकी बात करें, तो सबको उम्मीदें होती हैं और कोई परिवारवाद नहीं देखा जाता। परिवारवाद तो भाजपा में भी है, लेकिन वो बाद में आया है, क्योंकि अब परिवारवाद के हिसाब से आप देखिए टिकट दे दिया आपने, आकाश विजयवर्गीय को दे दिया आपने, क्या सेजवार के बेटे को टिकट नहीं दिया क्या? ये फार्मूला तब के जब हावी होने लगे, लोग ज्यादातर चाहते हैं कि एक जो बह रही है हवा उसमें सब जीत जाते हैं चुनाव, तो सबको चाहिए भाजपा नेताओं को अपने बेटों के लिए टिकट, इसलिए ये शायद मुझे लगता है बैरियर बनाया गया है, ये कहा गया है ताकि कुछ तो रोक लगा सके। जो नायडू जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, तो शायद ये कहने के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी कि आपका भी नंबर आएगा। तो अगर नायडू जी अगर केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में सरकार है, तो इससे अच्छा लॉन्चिंग पैड अगर राजनीति में आते महारेवन, तो कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए, आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म। एक बात जरूर है कि ये रिजल्ट्स जो है वो बाद में ही देखने को मिलेंगे, अभी तो सिर्फ ये कयास लगाने वाली बात है। और मैं मतलब ब्रिजेश जी के जैसे कह रहे हैं कि भाई हर फॉर्मूला जो है वो किसी खास देश से बनाया जाता है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जिन पे वो लागू हो सके। बाकी पंजाब में आपको शायद याद नहीं होगा, 81 साल के साहब को जो है वो पार्टी में टिकट दिया गया था उस वक्त में, जब अकाली दल के साथ में उनकी सरकार। हमने देखा केरल में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को। तो ये चीजें जो हैं वो सुविधा के हिसाब से की जाती हैं। और खास बात अब जो देखने वाली है, मुझे जो तस्वीर को लेकर ताज्जुब है, मुझे तो कई बार ये लगता था कि ये तस्वीर जो है मोदी जी के दफ्तर को रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि नहीं भाई हमें जरूरत नहीं है, उन्हीं लोगों को जरूरत है जिनको यहाँ आकर अपने भविष्य को संवारना है। लेकिन इतना तो है कि मोदी जी की मर्जी के बिना तो तस्वीर रिलीज भी नहीं हो सकती थी। सवाल ये है ना भाई पहल कौन करता है इस चीज को लेकर। अब ये है कि पहल अगर सिंधिया जी की तरफ से हुई तो इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती पार्टी के लिए। भाई ये साफ साफ कहा जा सकता है ना कि उन्होंने अपना भविष्य जो है, अपनी परिवार का भविष्य जो है वो पार्टी के कदमों में रख दिया।
तो और मनोज जी, सिंधिया जी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी मना करे, क्योंकि सिंधिया जी कांग्रेस से आए हैं, उनको मालूम है राजनीति तो उनके परिवार को करना ही। यदि वो कहेंगे तो वो बाकी जो अपवाद होते हैं ना, वो अपवाद मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं कि उनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ ले, वो लोकसभा का चुनाव लड़ ले, तो ये हो सकता है। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि पार्टी में जो परिवारवाद का जो मोदी जी ने कह दिया वो अड़ंगा बनेगा। बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं, वो उसमें ये भी फिट हो जाएगा एक। लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प बात ये भी है ना ब्रजेश जी, जो कांग्रेस जिस प्रकार से सवाल उठा रही है, तो हम देख रहे हैं कि कमलनाथ, नकुलनाथ, उनको तो हक ही नहीं बनता वैसे ईमानदारी से कि इस बात पर प्रेमचंद सवाल को हमने उठाने का। देखा, उनके बेटे को भी हमने देखा, अभी हमने देखा विभा पटेल, राजकुमार पटेल, ऐसे अनगिनत उदाहरण इसी मध्य प्रदेश में है। हाँ, दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह। कांग्रेस को तो अधिकार बनता ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं बनता, ना हाईकमांड की लीडरशिप को देखते हुए या बाकी लेवल्स पे पार्टी में। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग उंगलियां उठाते हैं वो कितना उसको अमल करते हैं, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस के पास में तो कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन बीजेपी का कितना अधिकार है परिवारवाद को बढ़ाने का, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आजकल उसमें भी दो चीज़ें हो गई ब्रजेश जी। एक होते हैं कि बोले हम वंशवाद की और परिवारवाद, दो चीज़ों को उन्होंने अलग कर दिया है कि वंशवाद वो कहते हैं कि गांधी परिवार रहेगा कि एक के बाद एक चला जा रहा है, और परिवारवाद में बोले अगर परिवार में कोई अच्छा लीडर है तो उसके परिवार के लोग अगर सक्रिय राजनीति में अच्छे कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको टिकट देने से गुरेज नहीं। तो ये फार्मूला तो उन्होंने बीच का निकाल ही मतलब लिया। बीच का रास्ता निकाल के ही चलते हैं राजनीतिक दल मनोज जी, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। फार्मूले कोई शुरू से हुआ, चाहे भाजपा के गठन से पूरे संविधान का पालन कौन सी पार्टी कर रही? कांग्रेस कर रही है? नहीं कर रही। भाजपा संविधान का पालन कर रही, खुद के बनाए संविधान का, जो दल ने अपना संविधान बनाया उस संविधान का पालन दोनों नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों को सत्ता दिखती है मनोज जी। सत्ता के लिए एक व्यक्ति, एक विधायक और एक सांसद भी महत्वपूर्ण होता है। जब उनको लगता है कि ये सांसद बन सकता है, ये जीत सकता है, तो क्यों टिकट नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे। हमने एक वोट से सरकारें गिरते देखी, हमने सीपी जोशी जैसे नेता देखे जो एक वोट से चुनाव हारे और कहा जा रहा था नहीं तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार। हमने देखा नीना वर्मा एक वोट से जीती है, तो जो एक का फिगर है वो बहुत मायने तो रखता ही है। निश्चित तौर पर मायने रखता है मनोज जी, और ये राजनीतिक दल बेहतर तरीके से समझते हैं। और आप देखिए यही वजह रहती कि एक एक वोट के लिए आप घर घर तक जा रहे हैं, तो फिर आप एक नेता को लाने में कहाँ परहेज करते हैं। आप पृथ्वीपुर की बात कर लीजिए, आप जोबट की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस के लोगों को क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि इनके साथ कोई वोट बैंक है। जब आप उन लोगों को लेकर आ सकते हो तो जिसके साथ वोट बैंक नहीं, जिसके साथ समर्थक हैं, जो 10-15 विधायक ला सकता है, 10-15, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं होगी मनोज जी? निश्चित तौर पर होगी। तो इसलिए मैं पहले भी कह रहा हूं, जिस दिन चाहेंगे महाआर्यमन, जिस दिन सिंधिया जी चाहेंगे, उनके बेटे की लॉन्चिंग हो जाएगी और वो राजनीति में आ जाएगा। वो नहीं भी आएगा, यदि भाजपा तैयार नहीं होगी, वैसे तो ये नामुमकिन है कि तैयार ना हो, नहीं भी तैयार होगी, तो राजनीतिक परिवारों के लिए जिनका अपना वर्चस्व है उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं मनोज जी। वो निर्दलीय लड़ा सकते हैं अपने बेटे को पार्टी से। और हमने तो देखा है कि माधवराव सिंधिया और राजमाता के बीच में किस तरह से मनमुटाव देखा उस परिवार में, दोनों दूसरे अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे। नई पार्टी भी तो देखी, नई पार्टी भी देखी है हमने। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये बंदिश है उन लोगों के लिए, कोई ब्रेक नहीं है। ना कोई राजनीतिक दल अपने ये जो नियम बना रहे हैं, जो गाइडलाइन बना रहे हैं, वो कहीं आड़े आने वाली नहीं है। वो आड़े आने वाली है उन्हीं के लिए, जयंत मलैया के बेटे के लिए आड़े आएगी, सेजवार के बेटे के लिए आगे आएगी, जिनका सिर्फ एक अपने क्षेत्र तक, जो अपने विधानसभा क्षेत्र भी पार्टी की दम पर जीतते हैं, उनके लिए आड़े आती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। तो बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका, ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नेता पुत्रों की एंट्री पर जो बीजेपी का अभी तक का बयान है या जो रुख है, हो सकता है वो हम उसको बदलता देखें, क्योंकि जब लीडरशिप की बात होती है और एक बड़ा लीडर हैं जो कि हमारे सहयोगी ब्रजेश ने भी कहा, और वो चाहेंगे तो बेटे की लॉन्चिंग हो जाएगी। लेकिन शायद एक बीच का संदेश देने की कोशिश है कि लॉन्चिंग तब होगी जब बेटा राजनीति में कुछ करके दिखाएगा, और एकदम जब लॉन्चिंग हो तो ये ना कहा जाए कि देखिए मोदी जी ने तो कहा था कि परिवारवाद वंशवाद चलेगा नहीं और बेटे की पैराशूट लॉन्चिंग हो गई। तो शायद सिंधिया भी बीजेपी के माहौल को देखते हुए अभी से एक सियासी प्लेटफॉर्म बेटे के लिए तैयार करना शुरू कर चुके हैं। अब ये सियासी उड़ान कहाँ जाकर थमेगी, इस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन सबसे पहले तो ये होगी कि ये उड़ान शुरू कहाँ से होगी, गुना से, शिवपुरी से, ग्वालियर से, विधानसभा से, लोकसभा से। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।